हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो सीरीज में हम लेकर आए हैं एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड चैप्टर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसको आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नाम से पढ़ते हैं। इस वीडियो में हम लोग SN1 और SN2 मैकेनिज्म के एक एक करके सारे पोल खोलने की कोशिश करेंगे। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद आपको SN1 और SN2 रिएक्शन से कहीं भी किसी भी तरीके का कोई डाउट नहीं आएगा। बस आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जब भी इस वीडियो को देखें तो आराम से स्टडी टेबल पे बैठ के नोट्स बनाते हुए, समझते हुए पूरी वीडियो देखें। आज की इस वीडियो में हम लोग SN1 रिएक्शन क्या होती है, SN2 रिएक्शंस क्या होती है, इनके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद जो सेकेंड वीडियो आएगी उसमें हम लोग कौन कौन से फैक्टर इन रिएक्शंस को इन्फ्लुएंस करते हैं या अफेक्ट करते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो विदाउट डूइंग एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करें तो ये बेसिकली दो टाइप की होती है। पहला जो होता है आपके पास SN2 रिएक्शन, और दूसरी जो रिएक्शन होती है दैट इज SN1 रिएक्शन। ठीक है, पहले SN2 ही क्यों लिखा गया, SN1 क्यों लिखा गया, पहले इन वर्ड्स को समझते हैं। अब देखिए यहाँ अगर आप देखेंगे तो S जो है दैट स्टैंड्स फॉर सब्स्टिट्यूशन, N स्टैंड्स फॉर न्यूक्लियोफिलिक एंड 2 स्टैंड्स फॉर बायोमोलिकुलर। यानी अगर बात करेंगे SN2 रिएक्शन की तो SN2 रिएक्शन में बेसिकली ये दो सबस्ट्रेट पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा। उस तरीके से अगर बात करेंगे SN1 की तो सिर्फ और सिर्फ वो एक कंपाउंड पे डिपेंड करेगा। चलिए तो SN2 रिएक्शन को एक एग्जांपल के हेल्प से समझते हैं कि इसमें आखिर में होता क्या है। एक एग्जांपल लेते हैं, इस कंपाउंड का नाम आप बताएंगे चलिए वेरी गुड। इस कंपाउंड की अगर बात करेंगे नाम की तो क्या हो जाएगा, ये क्लोरोमीथेन। एक कार्बन है इसलिए मीथेन और क्लोरीन लगा हुआ है इसलिए क्या हो जाएगा, ये क्लोरोमीथेन। ध्यान देंगे बिल्कुल सारे बॉन्ड्स को मैंने दूसरे टाइप से रिप्रेजेंट किया है। इस चीज़ को आप समझते चलेंगे तो आपको बाद में क्या होगी, ये चीज़ें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगी। इसका रिएक्शन अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो आपने सिंपल सा पढ़ा होगा बुक में। डायरेक्ट अगर प्रोडक्ट की बात करेंगे तो डायरेक्ट प्रोडक्ट इस तरीके से बना दिया होता है। ठीक है, अब यहाँ अगर देखेंगे तो Cl रिएक्टेंट में क्या है, राइट साइड में है, और प्रोडक्ट में क्या है, लेफ्ट साइड में आ गया। तो इस तरीके का जहाँ भी चेंजिंग होता है, इस तरीके की चेंजिंग को केमिस्ट्री के टर्म में कहते हैं इन्वर्जन, या इसको क्या कहेंगे, इन्वर्टेड प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट को क्या कह देंगे हम लोग, इन्वर्टेड प्रोडक्ट। यानी राइट वाली चीज़ क्या होगी, लेफ्ट में मिल रही है। यानी अगर बेसिकली बात करेंगे तो मिरर में जैसे आप देखते हो तो राइट का चीज़ आपको लेफ्ट में दिखाया जाता है, लेफ्ट का चीज़ आपको राइट में दिखाया जाता है। तो उसी को बेसिकली क्या कहते हैं, इन्वर्जन, या सिंपली कह सकते हैं इन्वर्टेड प्रोडक्ट आपको मिलता है। ठीक है, अब इसमें देखेंगे कि ये उसके अपोजिट साइड में या बिल्कुल एंटी साइड में क्यों आके लगा। तो उसको समझने के लिए हम लोग इसके मैकेनिज्म को हमें जानना पड़ेगा। तो चलिए मैकेनिज्म को समझते हैं कि ये रिएक्शन आखिर किस रूट से हुई है। रिएक्टेंट हमारे पास क्या है, क्लोरोमीथेन है। ठीक है, अब सबसे पहले क्लोरोमीथेन को समझते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हैं जिनको हमें ध्यान रखनी है। अगर बात करेंगे इस बॉन्ड की, ठीक है, तो आप जानते हो कार्बन और क्लोरीन में से क्लोरीन क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपने टुवर्ड से खींच के रखेगा, यानी इसमें डेल नेगेटिव आएगा। और डेल नेगेटिव आएगा तो कार्बन पे क्या चार्ज क्रिएट हो जाएगा, डेल पॉजिटिव। कार्बन सेंटर को हम लोग कह सकते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कहने का मीनिंग क्या है कि वैसा सेंटर जिसमें इलेक्ट्रॉन की क्या हो, डेफिशिएंसी हो। क्योंकि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को अपने टुवर्ड्स पुल कर रहा है तो कार्बन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी। इस मॉलिक्यूल को एज ए होल अगर लिखना चाहे तो क्या कह सकते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोफाइल। इस मॉलिक्यूल को एज ए होल क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल किसको कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल को सिंपली कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन लवर, इलेक्ट्रॉन का लवर। यानी
ये उस स्पीसीज को और अट्रैक्टेड होगा जिसके पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा। अब NaOH की बात करेंगे तो NaOH बेसिकली Na प्लस और OH नेगेटिव में क्या होगा, डिसोसिएट होगा। अब OH नेगेटिव में डिसोसिएट हुआ तो OH नेगेटिव यानी हाइड्रोक्साइड के पास देखेंगे तो इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, इसलिए इस पर नेगेटिव चार्ज आ रखा है। तो इस चीज़ को हम लोग क्या कह सकते हैं, न्यूक्लियोफाइल। वैसा स्पीसीज जिसके पास हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो, या सिंपल वर्ड में अगर एक लाइन में बोले तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज को क्या कह सकते हैं हम लोग, न्यूक्लियोफाइल। चलिए अच्छी बात है। अब इसमें देखेंगे वो क्या रहा है एक्चुअल में। अब ये जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल के अपोजिट में इसका क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होगा। आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में पढ़ा होगा। अगर आपके पास एक बॉन्डिंग ऑर्बिटल है तो उसका अपोजिट क्या होगा, एक एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होगा। ये चूंकि सिग्मा बॉन्ड का एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, इसको अगर रिप्रेजेंट करना चाहे तो क्या लिखेंगे, सिग्मा स्टार। इसको क्या कहेंगे, सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जो कि क्या है, वैकेंट है। वैकेंट कहने का मीनिंग क्या है, खाली है। ठीक है, खाली। अब वैकेंट है तो वैकेंट ऑर्बिटल में क्या करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा, डोनेट करेगा। अब समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये अपना OH नेगेटिव दे रहा होगा कार्बन को, धीरे धीरे क्या होगा, Cl बॉन्ड टूटना शुरू होगा। तो एक स्टेज ऐसा आएगा जिस पे ये आपका एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, ये तीसरा हाइड्रोजन होगा। क्या इधर से Cl बॉन्ड टूटना शुरू होगा और एट द सेम टाइम कार्बन का हाइड्रोक्साइड के साथ बॉन्ड बनना शुरू होगा। अब इसमें ध्यान देंगे, इसमें ना तो Cl बॉन्ड कंप्लीटली ब्रेक हुआ है, ना तो OH बॉन्ड कंप्लीटली फॉर्म हुआ है। क्योंकि इसके पास डेल नेगेटिव है, इसके पास डेल नेगेटिव है। स्पीसीज की बात करेंगे तो स्पीसीज कैसा चार्ज कैरी करेगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इस चीज को कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट यानी रिएक्शन का वो स्टेट जहाँ पे बॉन्ड या तो टूट रहा हो या जुड़ रहा हो, वैसे स्टेट में जो स्पीसीज होती है उसको क्या कहते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, रिएक्शन के लिए अगर बात करेंगे तो इसी स्टेप को कहा जाता है RDS स्टेट यानी रेट डिटरमाइनिंग स्टेट। यही जो स्टेप है ये क्या करता है, रेट को डिटरमाइन करता है कि फर्स्ट ऑर्डर होगी, सेकेंड ऑर्डर होगी, रिएक्शन कौन से सबस्ट्रेट पे ज़्यादा डिपेंड कर रही है, ये क्या करता है, डिटरमाइन करता है। अब एक टाइम आएगा क्या होगा, ये कम्प्लीटली ब्रेक हो जाएगा और इसके साथ कम्प्लीटली क्या हो जाएगा, बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। तो जैसे ही कम्प्लीटली बॉन्ड फॉर्म होगा और ब्रेक हो जाएगा, Cl नेगेटिव बॉन्ड ब्रेक होकर के माइनस के फॉर्म में अलग रह जाएगा। अब ध्यान देंगे H जिस साइड थे उसी साइड रहेंगे। जैसे मिरर में देखते हैं अपर का चीज अपर दिखता है और लोअर का चीज या बॉटम का चीज बॉटम दिखता है। बस राइट और लेफ्ट वाली चीज क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो इस साइड में क्या लग जाएगा, आपके पास OH लग जाएगा। ठीक है, इस चीज को अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए आपके पास ये क्या है, क्लोरोमीथेन है। ठीक है, ये आपके पास क्लोरोमीथेन है। अगर बात करेंगे तो 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। देखेंगे हाइड्रोजन बिल्कुल छोटे छोटे मॉलिक्यूल हैं या एटम्स है। क्लोरीन इधर लगा हुआ है। ठीक है, अब इसके बीच में देखेंगे एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल जस्ट यहाँ पे होगा। तो OH नेगेटिव कहीं यहाँ पे आप सपोज करो तो ये क्या कर सकता है, इसके एंटी बॉन्डिंग पे आसानी से अटैक कर सकता है। अब अटैक करेगा तो एक समय ऐसा आता है कि आप कह सकते हो, जस्ट अ सेकेंड, एक समय ऐसा आएगा कि तीनों के तीनों ये जो आपके हाइड्रोजन एटम है वो क्या हो जाएंगे, एक प्लेन में हो जाएंगे। अब इस साइड का बॉन्ड को आप कंसीडर करो कि क्लोरीन बॉन्ड क्या हो रहा है, इस साइड का क्लोरीन बॉन्ड ब्रेक कर रहा है और इस साइड से जो है न्यूक्लियोफाइल क्या कर रहा है, ऐड हो रहा है। ये बॉन्ड ब्रेक कर रही है, ये बॉन्ड क्या हो रही है, फॉर्म हो रही है। एक समय ऐसा आएगा कि क्या होगा, ये बॉन्ड कंप्लीटली टूट जाएगा और ये बॉन्ड क्या होगा, कंप्लीटली फॉर्म कर जाएगी। पहले केस में अगर बात करेंगे तो जब एक बॉन्ड कंप्लीटली, मान लो इस समय इसको क्लोरीन मानो, ठीक है, क्लोरीन के साथ कंप्लीटली बॉन्ड है तो ये क्या है, जस्ट 10 सेकेंड, क्लोरीन के साथ ये बॉन्ड है तो देखोगे अगर इसको प्लेन मानते हो तो ऊपर वाला हाइड्रोजन ऊपर है, ये मान लो आपके साइड वाला हाइड्रोजन है, मेरे साइड वाला हाइड्रोजन, तो आपके साइड वाला हाइड्रोजन आपके साइड है, मेरे साइड वाला मेरे साइड है, ऊपर वाला ऊपर है।
इस साइड से जब न्यूक्लियोफाइल आकर के ऐड होगा तो हो क्या रहा है, आप सिंपली कह सकते हो कि इधर आकर के ऊपर वाला ऊपर ही रह गया, इधर आके न्यूक्लियोफाइल लग गया, आपके साइड वाला हाइड्रोजन आपके साइड रहा, मेरे साइड वाला हाइड्रोजन मेरे साइड रहा। और बाद में जो प्लेन में थी मॉलिक्यूल्स, इसमें अगर आप देखोगे जस्ट अ सेकेंड, जैसे मान लो इस मॉलिक्यूल को देखोगे तो जो प्लेन में थी वो क्या हो गई, अब इस साइड में झुक गई, यानी इस साइड हो गई। तो इसी चीज को क्या कहते हैं, इन्वर्जन। इसी चीज को क्या कहते हैं, इन्वर्जन। इसलिए OH कहाँ पे लग रहा है, जस्ट उसके अपोजिट पे। अब Cl नेगेटिव जो निकला वो क्या होगा, Na प्लस के साथ जोड़ करके क्या बना देगा, NaCl। बात क्लियर है। तो इसी चीज को क्या कहते हैं, इन्वर्टेड प्रोडक्ट कहते हैं। इन्वर्टेड प्रोडक्ट कहते हैं, या इसी चीज को कह सकते हैं इन्वर्जन ऑफ ग्रुप। ग्रुप का क्या होता है, इन्वर्जन होता है। यहाँ तक बात क्लियर है। ठीक, अब हम लोग ट्रांजिशन स्टेट में एक एक चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि ट्रांजिशन स्टेट में हमारे पास क्या क्या चीजें हैं। इस कार्बन के अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन में आप पढ़े होंगे केमिकल बॉन्डिंग में कि सिर्फ और सिर्फ उन बॉन्ड्स को या लोन पेयर को कंसीडर किया जाता है जो कि क्या होता है, कंप्लीटली बॉन्ड फॉर्म करते हैं, या कह सकते हो ट्रू बॉन्ड को सिंपली हाइब्रिडाइजेशन में कंसीडर किया जाता है। तो यहाँ ना तो Cl के साथ अब ट्रू बॉन्ड रहा, ना तो OH के साथ ट्रू बॉन्ड रहा, तो इनको कंसीडर नहीं किया जाएगा। बात करेंगे तो इसमें देखेंगे हम लोग 5 स्पीसीज एक साथ कार्बन के साथ कोऑर्डिनेट है। ये पांचों स्पीसीज एक साथ कार्बन के साथ क्या है, कोऑर्डिनेटेड है। तो ऐसे स्पीसीज को कहा जाता है पेंटा कोऑर्डिनेटेड। पेंटा कोऑर्डिनेटेड क्या कहलाएगा, ट्रांजिशन स्टेट। आई होप ये सारी बातें आपको क्लियर हो। इसमें देखेंगे तो ट्रांजिशन स्टेट में जो है ये कैसा चार्ज कैरी कर रहा है, नेगेटिवली चार्ज। नेगेटिवली चार्ज अगर कैरी कर रहा है तो आपको पता होगा नेगेटिव चार्ज को जो भी स्पीसीज स्टेबलाइज करेगा, वैसे स्पीसीज अगर इसमें जुड़े रहेंगे तो क्या करेंगे, रिएक्शन रेट को इंक्रीज करेंगे। आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्रिस्टल क्लियर होंगी, अच्छे से समझ में आई होंगी। ठीक, तो ये था मैकेनिज्म SN2 रिएक्शन का। अब इसमें आपको कुछ इम्पोर्टेंट चीज याद रखने हैं कि इस रिएक्शन में क्या क्या हो रहे हैं। जो 5-7 पॉइंट्स लिखाएंगे आपको, उनको क्या करना है, याद रखना है, समझते हुए चलना है। पहले पॉइंट की बात करेंगे तो ये रिएक्शन क्या हो रहा है, एक ही स्टेप में हो रहा है। एक ही स्टेप में नया बॉन्ड बन रहा है, पुराना बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, यानी सिंपली कह सकते हैं सिंगल स्टेप मैकेनिज्म। सिंगल स्टेप मैकेनिज्म। और जहां पे बॉन्ड बनना और बॉन्ड टूटना एक ही स्टेप में होता है, उसको कहते हैं कंसर्टेड मैकेनिज्म। इसको क्या कहेंगे, सिंगल स्टेप कंसर्टेड मैकेनिज्म होता है किसमें, SN2 रिएक्शन में। सेकेंड पॉइंट आपको ध्यान रखना है, इसमें आपको किसी भी तरीके का इंटरमीडिएट नहीं दिखा। क्या मिला आपको, ट्रांजिशन स्टेट। तो क्या बोल सकते हैं, नो रिएक्शन इंटरमीडिएट फॉर्म। कोई भी रिएक्शन इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं, कोई भी रिएक्शन इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं हुई। बात क्लियर है। तीसरा बात करेंगे तो इसमें क्या बना आपके पास, ट्रांजिशन स्टेट बना, जो कि कितना वैलेंट था, पेंटा वैलेंट था, या सिंपली कह सकते हैं पेंटा कोऑर्डिनेटेड। पेंटा कोऑर्डिनेटेड ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म। ट्रांजिशन स्टेट आप क्या करोगे, पूरा लिखोगे, इस तरीके से TS लिखोगे तो हो सकता है बाद में कंफ्यूजन होगी, तो TS को आप कंप्लीट लिखोगे ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, अगली बात याद रखने वाली है कि इसमें जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है किस साइड से हो रहा है, बैक साइड से। तो आप क्या कह सकते हो, बैक साइड अटैक, बैक साइड अटैक और किसका, न्यूक्लियोफाइल टेक्स प्लेस। न्यूक्लियोफाइल किस साइड से अटैक कर रहा है, बैक साइड से। अगली पॉइंट आपको याद रखनी है
प्रोडक्ट कैसा मिल रहा है आपको, इन्वर्टेड प्रोडक्ट। कैसा मिल रहा है प्रोडक्ट, इन्वर्टेड प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड, ये क्या कह सकते हो, ऑब्टेन्ड, इन्वर्टेड प्रोडक्ट आपको मिल रहा है। अगली बात याद रखनी है, इसके अगर रेट लो की बात करेंगे, काइनेटिक्स की बात करेंगे, रेट लो, ठीक है, तो इसके रेट ऑफ SN2 अगर लिखना चाहो तो दैट विल बी इक्वल टू वेलोसिटी कांस्टेंट ऑफ SN2 रिएक्शन Rx एंड न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पे जो रेट है आपका, रेट ऑफ द रिएक्शन सबस्ट्रेट पे भी डिपेंड करेगा, साथ ही साथ न्यूक्लियोफाइल पे। अगली पॉइंट की बात करें तो क्या कहेंगे, इसमें सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स ये फॉलो कर रहा है, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स इज फॉलो, ये सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर रहा है। अगली बात ध्यान रखने वाली है कि इसमें 2 स्टैंड फॉर बायोमोलिकुलर, तो इसको क्या कह सकते हैं हम लोग, बायोमोलिकुलर रिएक्शन है। ये कैसी रिएक्शन है, बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है। अगली बात आपको याद रखनी है कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे, ट्रांजिशन स्टेट की, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ध्यान रखेंगे, कई बार क्या होता है कि इसमें 5 स्पीशीज देखेंगे तो उसको कह देते हैं sp3d2, जो कि क्या होगा, बिल्कुल ब्लंडर होगा, क्योंकि कार्बन 5 बॉन्ड कभी भी नहीं बनाता है, sp3d है ना, तो कार्बन कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बनाता है, तो वो बिल्कुल कार्बन के लिए महापाप हो जाएगा, कुंभ नहाने से भी वो पाप नहीं धुलेगा। तो इस चीज़ को आपको बिल्कुल ब्लंडर नहीं करना है, sp3d सपने में भी नहीं बना सकता है कार्बन। अगले पॉइंट आपको ध्यान रखना, ट्रांजिशन स्टेट में अगर बात करेंगे तो एक स्पेशल टाइप की बॉन्ड थी, जिसको क्या कहा था हमने, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। किसमें मिल रहा था, ट्रांजिशन स्टेट में। कैसी बॉन्ड थी, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। अगली बात आपको याद रखनी है, इसमें एक होता है आपके पास आइसोटोपिक इफेक्ट, आइसोटोपिक इफेक्ट, या इसी चीज को बोला जाता है काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट। समझेंगे काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट होता क्या है। बेसिकली अगर इस मॉलिक्यूल में जैसे क्लोरोमीथेन लिए थे, क्लोरोमीथेन में हाइड्रोजन को हटा करके उसके आइसोटोप को लेकर के आ जाए तो रिएक्शन में किस तरीके के इफेक्ट होंगे, उसी चीज को कहते हैं काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट। यानी कह सकते हैं हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं इधर ड्यूटेरियम के साथ या ट्रिटियम के साथ, तो उससे जो रिएक्शन में प्रभाव पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा, उसको कहते हैं काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट। तो अगर आप ध्यान देंगे तो रिएक्शन में क्या था आपके पास, हाइड्रोजन 3 थे, ये क्लोरीन था। मान लीजिए इसको आप हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम से रिप्लेस कर दें और क्लोरीन लगा दें, तो क्या इफेक्ट होगा। तो आप इस रिएक्शन में देखें कि रिएक्शन में बेसिकली सिर्फ और सिर्फ ये बॉन्ड पार्टिसिपेट कर रहा है, टूट रहा है, कौन सा बॉन्ड, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड टूट रहा है, बाकी 3 बॉन्ड में कुछ भी किसी भी तरीके का कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। तो इनको अगर हम चाहे हाइड्रोजन से रिप्लेस करें या ड्यूटेरियम से रिप्लेस करें, किसी भी तरीके का आइसोटोपिक इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, रिएक्शन में चेंजिंग देखने को नहीं मिलेगा। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, नो काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट ऑब्जर्व, कोई भी काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होती है। अगली पॉइंट आपको ध्यान रखना है, पॉइंट नंबर कितना हो गया, ये पॉइंट नंबर हो जाएगा आपके पास 12। अगली पॉइंट आपको ध्यान रखना है, इसको कहते हैं एलिमेंट इफेक्ट। एलिमेंट इफेक्ट, एलिमेंट इफेक्ट में क्या होता है, लिविंग ग्रुप को रिप्लेस करके देखना। लिविंग ग्रुप को क्या करेंगे, रिप्लेस करके और रिएक्शन को ऑब्जर्व करेंगे। कि किस तरीके का इफेक्ट होगा, ठीक है।
एक एग्जांपल से समझते हैं। बाकी सारे ग्रुप मान लीजिए सेम है, एक में क्लोरीन है, एक में ब्रोमीन है और तीसरे में मान लीजिए आपके पास आयोडीन है। क्या किए हैं, लिविंग ग्रुप को हम अलग अलग ग्रुप के साथ, अलग अलग लिविंग ग्रुप के साथ चेंज करके देख रहे हैं कि क्या इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। तो आप जानते हो अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करेंगे, कार्बन Cl, कार्बन Br और कार्बन आयोडीन की बॉन्ड स्ट्रेंथ की, तो आप आसानी से बता सकते हो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, इसका सबसे ज़्यादा होगा, देन Ci बॉन्ड होगा। तो जो बॉन्ड जितना आसानी से टूट जाएगा, जो बॉन्ड जितना आसानी से टूट जाएगा वो बॉन्ड क्या होगा, उतना ज़्यादा पार्टिसिपेट करेगा इस रिएक्शन में। यानी अगर बात करेंगे इसके रिएक्टिविटी की, तो रिएक्टिविटी अगर आयोडीन होगा तो उसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। यानी ये क्या कर रहा है, इफेक्ट पड़ रहा है रिएक्शन में, तो इसको क्या कहेंगे, एलिमेंट इफेक्ट इज प्रेजेंट। SN2 रिएक्शन में क्या होगा, एलिमेंट इफेक्ट प्रेजेंट होगा। ठीक है, अगली बात आपको जो ध्यान रखने वाली बात है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम। पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम, पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम आपको ध्यान रखना। ठीक है, इस एक्सिस में हमने पोटेंशियल एनर्जी ले लिया, इस एक्सिस में प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, या इसी चीज़ को बुक्स पे लिखा रहता है रिएक्शन कोऑर्डिनेट, या कई जगह सिंपली टाइम लिखा रहता है। अब देखिए हो क्या रहा है, आपके पास रिएक्टेंट है ये, जैसे ही न्यूक्लियोफाइल अटैक करना शुरू करेगा यानी अप्रोच करेगा किस पे, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल पे, क्या होगा, जैसे जैसे बॉन्ड बढ़ना और टूटना शुरू होगा एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। फिर धीरे धीरे Cl बॉन्ड जैसे जैसे हटेगा एनर्जी क्या होते जाएगी, घटते जाएगी। तो एक समय क्या हो जाएगा, एनर्जी कम हो जाएगा, फाइनली क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट। तो इस स्टेट में अगर बात करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ट्रांजिशन स्टेट। ये वाला अगर याद होगा आपको, ट्रांजिशन स्टेट क्या था, इधर Cl बॉन्ड टूट रहा था, इधर OH बॉन्ड बन रहा था, दोनों में क्या था, डेल नेगेटिव चार्ज था। ये क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, ट्रांजिशन स्टेट। जैसे Cl बॉन्ड निकल जाएगा फिर से क्या मिल जाएगा हमें, प्रोडक्ट। यानी रिएक्टेंट हमारे पास क्या था, ये रिएक्टेंट था, ये क्या था, रिएक्टेंट था, और प्रोडक्ट क्या था हमारे पास, प्रोडक्ट ये बना था। अगर आपको सारे रिएक्शन ध्यान में होंगे तो प्रोडक्ट ये बना था। ठीक है, ये क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम ऑफ SN2 रिएक्शन। इतनी ही बातें आपको ध्यान रखनी है SN2 रिएक्शंस के लिए, इससे हट के एक भी बात नहीं है। हाँ, और एक बात आपको ध्यान रखनी है जिसको हमने ऊपर में कह दिया है, बट फिर से आप एक बार देख लो, क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अगर रहेंगे, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप increases the rate of SN2 reactions। SN2 reactions क्या करती हैं, बढ़ाती हैं। क्यों, क्योंकि नेगेटिव चार्ज था, नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेगा तो रिएक्टिविटी को क्या करेगा, बढ़ाएगा। इतनी ही बातें आपको ध्यान में रखनी है SN2 रिएक्शन के लिए। बात क्लियर है, आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर होगी। अगला जो टाइप है उसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से लगे रहिए। यहाँ तक बने हो आप तो अगले 10-15 मिनट तक बने रहो, जहाँ पे हम लोग SN1 रिएक्शन को बिल्कुल खोल के रखेंगे कि उसमें होता क्या क्या है। सेकेंड जो रिएक्शन है हमारे पास SN1 रिएक्शन, यहाँ हमने पहले ही डिस्कस किया, 1 स्ट्रेंथ फॉर यूनिमोलिकुलर, यानी इसको क्या कहेंगे, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें भी सिंपल एक एग्जाम्पल से हम लोग रिएक्शन को, अब देखिए हाइड्रोजन के जगह पे हम ले रहे हैं क्या, मिथाइल ग्रुप, हाइड्रोजन के जगह पे मिथाइल ग्रुप ले रहे हैं। अब इसमें जो प्रोडक्ट मिलता है, मान लीजिए ये न्यूक्लियोफाइल है, इसमें प्रोडक्ट पहले लिख देते हैं, फिर हम लोग इसके मैकेनिज्म को ध्यान से समझेंगे। इसमें बेसिकली आपको 2 प्रोडक्ट मिलते हैं।
अब दो प्रोडक्ट मिलते हैं तो ध्यान रखेंगे, एक में क्या है, जिस साइड से आपका लिविंग ग्रुप निकला था उसी साइड में न्यूक्लियोफाइल आकर के जुड़ जाता है। अगर उसी साइड में जुड़ जाता है तो इसको कहते हैं रिटेन्ड प्रोडक्ट। यानी ग्रुप क्या हुआ, जिस साइड से निकल के गया लिविंग ग्रुप उस साइड में आकर के जुड़ गया, इसको क्या कहेंगे, रिटेन्ड। और जिसमें अपोजिट साइड में आकर के लगा इसको क्या कहते हैं, इन्वर्टेड प्रोडक्ट। क्या कहते हैं, इन्वर्टेड प्रोडक्ट। वैसे रिएक्शन जिसमें रिटेन्ड और इन्वर्टेड दोनों मिलते हैं, ऐसे मिक्सचर को अगर मान लीजिए ऑप्टिकली एक्टिव रहता कार्बन तो उसको कहते हैं रेशमिक मिक्सचर या रेशमिक प्रोडक्ट कहते हैं। ये कब होता है, जब ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन होता तो। चलिए इसके मैकेनिज्म को समझते हैं। अब देखिए, पहले वाले में आपके पास हाइड्रोजन था, बिल्कुल क्या करेंगे, कंपेयर करते हुए चलेंगे ना, जैसे आपको समझने में भी आसानी होगी। पहले वाले एग्जाम्पल की बात करेंगे तो क्या था, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन थे। इसमें बात करेंगे तो क्या है, आपके पास 3 मिथाइल ग्रुप हैं। ठीक है, अब दोनों को आप बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। पहले वाले केस में क्या था, आपके पास 3 छोटे छोटे ग्रुप लगे हुए थे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। पहले वाले ग्रुप की बात करेंगे तो इसमें क्या है, आपके पास 3 छोटे छोटे ग्रुप लगे हुए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। इधर क्या आपके पास लिविंग ग्रुप है। अब सेकेंड केस में अगर बात करेंगे तो हमारे पास देखेंगे कि ये अगर आपका लिविंग ग्रुप है तो इसमें 3 मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। एक मिथाइल ग्रुप ये रहा, दूसरा मिथाइल ग्रुप और ये तीसरा मिथाइल ग्रुप। 3 मिथाइल ग्रुप इस पे लगे हुए। ठीक है, अब देखो मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं तो तीनों क्या है, काफ़ी बल्कि ग्रुप्स हैं, काफ़ी बल्कि ग्रुप्स हैं। और क्लोरीन का भी साइज क्या होता है, बड़ा होता है। तो इन तीनों में क्या होगा, रिपल्सन होगा ही होगा, साथ ही साथ क्या होगा, क्लोरीन में भी रिपल्सन होगा। तो अपने अपने बीच में रिपल्सन के वजह से क्या होता है, ये बॉन्ड टूट जाता है। ठीक है, ऐसा समझो कि घर में तीनों भाई लड़ने वाले आ गए हैं, बिल्कुल तीनों भाई की जमती नहीं है एक जगह पे, नहीं जमेगी तो एक दूसरे को धकेलते रहेंगे तो क्या होगा, इनके बीच में एनर्जी बढ़ेगी तो ये क्या हो जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। यानी सिंपली क्या कर सकते हैं, रिपल्सन की वजह से ये बॉन्ड ब्रेक कर जाता है। यानी पहले अगर बात करेंगे तो इस वाले में क्या हो रहा है, आपके पास 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं और एक लिविंग ग्रुप क्लोरीन लगा हुआ। ठीक है, ये जो पहला स्टेप होता है इसमें यही होता है RDS यानी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। पहले स्टेप में ही क्या होता है, यहाँ पे ये रिपल्सन, ये बड़ा ग्रुप है, ये भी बड़ा ग्रुप है, ये भी बड़ा ग्रुप है, और क्लोरीन भी क्या है, बड़ा ग्रुप है। इनके बीच में रिपल्सन बहुत ज़्यादा होता है। रिपल्सन की वजह से क्या होता है, ये बॉन्ड ब्रेक कर जाती है। ठीक है, रिपल्सन की वजह से ये बॉन्ड ब्रेक कर जाती है। अब ये बॉन्ड ब्रेक करी, ये बॉन्ड ब्रेक करे तो क्या बनेगा आपके पास, स्पीसीज। जस्ट अ सेकेंड, तो कुछ ज़्यादा ही ले लिया ये, अनडू, कोई बात नहीं। ये ग्रुप ब्रेक करेगी तो आपके पास स्पीसीज क्या बनेगा, ध्यान देंगे, एक कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है। कार्बन पे चार्ज और क्या बनता है आपके पास, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है। इसके हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो क्या होता है, sp2, ये भी क्या होता है, प्लेनर होता है। ठीक है, अब कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बन गया, ये प्लेनर है, तो कह सकते हैं इसका जो एक p ऑर्बिटल होगा वैकेंट होगा। एक p ऑर्बिटल क्या होगा, वैकेंट होगा। अब देखो केस बिल्कुल ऐसे हो गया, केस बिल्कुल ऐसे हो गया कि ये जो इनको मिथाइल ग्रुप कंसीडर कर लो। ठीक है, ये मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप बिल्कुल एक प्लेन में आ जाते हैं तो p ऑर्बिटल इस तरीके से, p ऑर्बिटल का क्या रहेगा, लोब रहेगा। तो इधर से बिल्कुल अब खाली रहेगा, कोई भी रोकने वाला नहीं, इधर से भी कोई भी रोकने वाला नहीं है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। तो दोनों साइड के ऑर्बिटल क्या है, वैकेंट है। तो न्यूक्लियोफाइल जो है, अब इस रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल अब दोनों साइड में से कहीं पे भी
अटैक कर सकता है, इधर से भी अटैक कर सकता है या फिर इधर से भी अटैक कर सकता है। जो दोनों साइड से अटैक कर सकता है तो इसीलिए यहाँ हमारे पास क्या प्रोडक्ट मिलते हैं, 2 प्रोडक्ट मिलते हैं। अगर ऊपर में हमने बनाए होंगे, ध्यान है, तो इसमें हमने 2 प्रोडक्ट बनाए थे। एक तो न्यूक्लियोफाइल अगर सेम साइड से आकर के जुड़ेगा तो ये एक कौन सा प्रोडक्ट बना था, रिटेंड। अगर मान लीजिए ये पाथ 1 फॉलो कर रहा है तो इसमें रिटेंड मिल जाएगा। इसको पाथ 2 अगर नाम दे दे तो पाथ 2 से जो आपके पास प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट ये मिलती है, जिसको क्या कहेंगे, इन्वर्टेड प्रोडक्ट। बात क्लियर है कि इसमें 2 प्रोडक्ट क्यों बनते हैं। ठीक है, पहले वाले में 1 प्रोडक्ट, इसमें 2 प्रोडक्ट। ये होता है इसका बेसिक मैकेनिज्म। चलिए, अब यहाँ कहेंगे कि सर कार्बन और क्लोरीन बॉन्ड जो है, अगर इस तरीके से सिंपल लिख दें, ठीक है, कार्बन और क्लोरीन बॉन्ड जो है ये बॉन्ड अपने टूट जाता है क्या सिर्फ रिपल्सन की वजह से? ये जो बॉन्ड है सिर्फ रिपल्सन की वजह से टूट जाता है क्या? तो नहीं, इसमें हम लोग क्या करते हैं, सॉल्वेंट यूज करते हैं, वाटर या पोलर सॉल्वेंट होता है। सॉल्वेंट के बारे में एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि पोलर सॉल्वेंट किसको कहते हैं, नॉन पोलर किसको कहते हैं, पोलर प्रोटिक किसको कहते हैं, पोलर एप्रोटिक किसको कहते हैं, इसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाएंगे। पोलर सॉल्वेंट क्या करता है, जैसे मान लीजिए कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है तो इसके पास डेल नेगेटिव होगा, इसके पास डेल पॉजिटिव होगा, ठीक है, 3 ग्रुप इधर और लगे हुए हैं। इसके पास डेल नेगेटिव है तो इसके साथ अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल अगर ड्रॉ करेंगे तो इस तरीके से होगा, डेल पॉजिटिव हाइड्रोजन पे होगा, डेल नेगेटिव ऑक्सीजन पे होगा। तो सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल क्या करते हैं, इसको चारों ओर से घेर लेते हैं और घेर के इसको क्या करते हैं, खींचना शुरू करते हैं। खींचना शुरू करते हैं तो ये बॉन्ड क्या होती है, टूटती है। यानी अगर बात करेंगे इस बॉन्ड को तोड़ने का बेसिक क्रेडिट अगर देना चाहेंगे तो हम लोग सॉल्वेंट को देंगे। रिपल्सन की वजह से तो बॉन्ड कमजोर होता है, लेकिन सॉल्वेंट क्या करता है, इस बॉन्ड को ब्रेक करता है। ध्यान रखेंगे इस बात को। चलिए, ये था इसका बेसिक मैकेनिज्म, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अब इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो SN2 के जैसे आपको इसके लिए भी याद रखने हैं। ठीक है, बिल्कुल समझते हुए चलेंगे और आपको सारे पॉइंट याद रखने हैं। पहले अगर बात करेंगे ये कितने स्टेप में हुआ ये रिएक्शन, अगर बात करेंगे तो ये रिएक्शन पहले स्टेप में क्या हो गया, ये बॉन्ड ब्रेक कर गया, जो क्या था आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, या इसी चीज़ को क्या कह सकते हैं, ओल्ड बॉन्ड ब्रेकिंग। पुराना बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। इस स्टेप को क्या कहेंगे, न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन। इसमें क्या हो रहा है, नया बॉन्ड फॉर्म कर रही है। इसमें देखेंगे तो पहला स्टेप ये हो गया और दूसरा स्टेप ये हो गया, यानी ये 2 स्टेप में ये रिएक्शन हो रही है। तो पहला पॉइंट याद रखेंगे, इट इज अ 2 स्टेप मैकेनिज्म। इट इज अ 2 स्टेप mechanism in which bond breaking, कौन सा बॉन्ड, ओल्ड बॉन्ड, एंड बॉन्ड फॉर्मेशन, कौन सा, न्यू बॉन्ड, टेक्स प्लेस इन 2 डिफरेंट स्टेप्स। पहले वाले में क्या हो रहा था, SN2 की बात करेंगे तो बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन दोनों एक ही स्टेप में हो रहा था, इसलिए उसको क्या कहते हैं, कंसंट्रेटेड मैकेनिज्म। इसमें आपको एक इंटरमीडिएट देखने को मिला, कौन सा, कार्बोकेटाइन। क्या कहेंगे, इसमें एक कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट फॉर्म्स, एक कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो रहा है इसमें। तीसरी बात, और ये इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है, इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान रखेंगे, समझते हुए चलेंगे। कभी भी अगर SN1 रिएक्शन में
रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगी तो वो रीअरेंजमेंट जरूर होगी। अब रीअरेंजमेंट किस तरीके से पॉसिबल होगा, एक एग्जांपल के हेल्प से समझते हैं। अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन टू मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन को C+ लिख दे रहे हैं, ठीक है सिंपली। तो रीअरेंजमेंट हमें कराना है। एक एग्जांपल के हेल्प से समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास मान लीजिए इसका हम लोग SN1 रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है। पहले स्टेप में क्या हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा, ये ब्रेक होगा तो आपके पास स्पीसीज जो बन करके आएगी, और चूंकि इसका एक बॉन्ड ब्रेक हो गया तो इस पर क्या चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज, यानी ये क्या बन जाएगा आपके पास 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। अगर किसी भी तरीके से इसमें पॉसिबिलिटी हो कि ये और स्टेबल कार्बोकेटाइन बन सकता है तो वो आराम से रीअरेंजमेंट करेगा। अगर इस हाइड्रोजन को हम यहाँ से उठा करके यहाँ ले जाएं, जिसको सिंपली कहते हैं 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, तो देखेंगे हो क्या रहा है इसमें, ये यहाँ पे आ गया CH2 बन जाएगा, CH3, इस पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज आते ही ये कैसा बन गया 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। और 3 डिग्री कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी अगर बात करेंगे तो 2 डिग्री से ज़्यादा होता है, 2 डिग्री का 1 डिग्री से ज़्यादा होता है क्या स्टेबिलिटी। तो अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा तो SN1 में हमेशा रीअरेंजमेंट हमें कराना है। चलिए अगली पॉइंट आपको ध्यान रखना है, कितना नंबर हो गया ये पॉइंट, तीसरा डिस्कस कर चुके थे, ये चौथा पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन वाला जो स्टेप है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन स्टेप इज द RDS यानी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन स्टेप, या इसी चीज को कह सकते हैं डिसोसिएशन ऑफ RX बॉन्ड, डिसोसिएशन ऑफ RX बॉन्ड इज द RDS, ठीक है। अब ये बात आपको ध्यान रखना है, इसमें जो होता है आपका, अगर रेट की बात करेंगे इस रिएक्शन में, रेट लो क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, रेट ऑफ SN1 विल बी इक्वल टू वेलोसिटी कांस्टेंट ऑफ SN1, सिर्फ और सिर्फ ये RX पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ये RX पे डिपेंड कर रहा है। और जब ये एक स्पीसीज पे किसी रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है तो उसको क्या कहते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन या काइनेटिक्स, ये क्या करता है फॉलो करता है। ध्यान रखेंगे इसमें एक वर्ड यूज कर रहे हैं हम, जस्ट अ सेकंड, इसको लिख रहे हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। स्यूडो क्यों लिख रहे हैं इस चीज़ को समझेंगे। इसमें जो सोलवेंट यूज करते हैं हम लोग बिल्कुल एक्सेस में यूज करते हैं, लार्ज अमाउंट में यूज करते हैं, तो उसके कंसंट्रेशन को हम लोग क्या मानते हैं, ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट मानते हैं, या कह सकते हैं कि रिएक्शन के ड्यूरेशन में उसका कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती है। इसीलिए ऐसे टाइप के रिएक्शन जिसमें एक चीज का कंसंट्रेशन चेंज नहीं होता है या बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में हम लोग यूज करते हैं, तो ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। अब इसमें चूंकि ये एक ही चीज़ पे डिपेंड कर रहा है या एक ही मॉलिक्यूल यूज हो रहा है, तो इसको क्या कहते हैं, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन या SN1 रिएक्शन, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन या SN1 रिएक्शन, ठीक है। अगली बात करेंगे इसमें एलिमेंट इफेक्ट आपको ध्यान है, क्या बोले थे, लिविंग ग्रुप को चेंज करके देखना, सॉरी क्या बोले थे, लिविंग ग्रुप को चेंज करके रिएक्शन देखना।
चेंज करके वो रिएक्शन को क्या करना है, देखना है। तो सेम चीज़ हो जाएगा। मान लीजिए क्लोरीन लगा हुआ है, ब्रोमीन लगा हुआ है और साथ ही आयोडीन लगा हुआ है, ठीक है। तो इसमें लिविंग ग्रुप पे डिपेंड कर रहा है, यानी क्या कहेंगे, एलिमेंट इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड या फिर प्रेजेंट। एलिमेंट इफेक्ट के बाद हमने और एक इफेक्ट पढ़ा था, ध्यान होगा तो, जिसको क्या कहते हैं, काइनेटिक आइसोट्रोपिक इफेक्ट। काइनेटिक आइसोट्रोपिक इफेक्ट। इसमें क्या किया गया था, हाइड्रोजन को रिप्लेस किया गया था इधर ड्यूटेरियम या ट्रिटियम से। क्योंकि इसमें हाइड्रोजन का भी जो है कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता रिएक्शन में, तो ये क्या होगा, नॉट प्रेजेंट, ये इफेक्ट प्रेजेंट नहीं होगी। यहाँ तक आपको सारी चीज़ें ध्यान रखनी, ठीक है। और एक चीज़ अगर बात करेंगे तो इसमें प्रोडक्ट जो मिलता है आपके पास, प्रोडक्ट विथ रिटेन्ड एंड इन्वर्टेड ग्रुप, इन्वर्टेड ग्रुप्स ऑब्टेन, यानी जो प्रोडक्ट मिलता है उसमें रिटेन भी होता है, साथ ही साथ इन्वर्टेड भी होता है। इन सारी चीज़ों को आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, किसके लिए, SN1 रिएक्शन के लिए। लास्ट चीज़ अगर हम लोग डिस्कस करेंगे, पॉइंट नंबर 11, दैट विल बी पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम। पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम। पोटेंशियल एनर्जी इस एक्सिस में है, इस एक्सिस में प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, या इसी चीज़ को टाइम लिख सकते हो या रिएक्शन कोऑर्डिनेट लिख सकते हो। चलिए मान लो ये आपके पास रिएक्टेंट है, ठीक है। पहला बॉन्ड जब ब्रेक कर रहा होगा तो एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी। कार्बोकेटाइन जब बन गया तो एनर्जी क्या होगा, कम हो गया, यानी इंटरमीडिएट बना, एनर्जी क्या होगी, कम हो गया। फिर से जैसे जैसे नया बॉन्ड बनना शुरू करेगा क्या होगा, एनर्जी बढ़ेगी। जब कंप्लीट बॉन्ड बन जाएगा तो एनर्जी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यानी यहाँ पे क्या मिल गया आपके पास, प्रोडक्ट, ठीक। यानी अगर इसमें बात करेंगे तो दो ट्रांजिशन स्टेट मिलेंगे, ट्रांजिशन स्टेट 1, ट्रांजिशन स्टेट 2। यहाँ पे क्या मिलेगा, इंटरमीडिएट, ठीक है। पहले में क्या होगा, इसमें बॉन्ड जब ब्रेक कर रहा होगा, यानी अगर सिंपली बात करेंगे, इसको R3 लिख दें, कार्बन मिथाइल वाले ग्रुप को R3, तो जैसे जैसे क्लोरीन बॉन्ड टूट रहा होगा, ये एक ट्रांजिशन स्टेट होगा। इसमें क्या होगा, R3 लिख दें, तो जैसे जैसे न्यूक्लियोफाइल के साथ बॉन्ड बन रहा होगा, ये क्या होगा आपके पास, नया ट्रांजिशन स्टेट या ट्रांजिशन स्टेट नंबर 2 होगा। इंटरमीडिएट में बात करेंगे तो क्या मिलेगा आपके पास, इसको R3 इस तरीके से लिख दें, मिथाइल को R लिख दे रहे, ठीक है। तो कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट मिलेगा। प्रोडक्ट की बात करेंगे तो प्रोडक्ट में क्या मिल जाएगा आपके पास, R लिख देते हैं, मिथाइल ग्रुप को सिंपली मिथाइल यूज कर सकते हैं, कुछ और भी यूज कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल। ध्यान रखेंगे इसमें एक प्रोडक्ट को बनाया, इसमें इसका दूसरा प्रोडक्ट भी बन सकता है। ये क्या हो जाएगा, इसका बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम। इन सब चीज़ों को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, सारे पॉइंट्स को याद करना है, और एक बार फिर से नोट्स को क्या करोगे, रिवाइज करोगे। जो सा पॉइंट आपको नहीं समझ में आया होगा, कमेंट बॉक्स में आप टाइप करेंगे, उस पॉइंट को किसी अगले वीडियो में डिस्कस कर दिया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। Thank you so much. Thank you for watching the video.